नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, वर्ष 2021 की। तारीख थी 12 जून। 12 जून को सुबह सुबह 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को गढ़ी रेंधाला गांव के एक मंदिर के पीछे एक 30-32 साल के युवक की लाश पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर आकर देखा। जो उस पर शव पर चोटों के निशान थे, उससे स्पष्ट हो गया कि इसकी हत्या की गई है। पंचनामा लिखा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने कोशिश की उसकी मौके की फोटोग्राफ और तमाम वीडियोग्राफ कि युवक की पहचान हो जाए। क्योंकि गांव के भीतर का मामला था, पुलिस अपने एक्सपीरियंस से यही कयास लगाती रही कि ये किसी आसपास के ही आदमी का मसला होगा। और समय के साथ 2-4 दिन में जब ये अपने घर नहीं पहुंचेगा तो घर वाले गुमशुदगी लिखाने आएंगे। लेकिन हफ्तों बीत गए, कतई पता नहीं लगा कि ये आदमी कौन है। पुलिस ने अपनी टीमें लगाई ये पता करने के लिए कि आखिर ये आदमी आया किधर से, कैसे मंदिर के पीछे तक पहुंचा। क्योंकि मंदिर और उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। लोग पहचान नहीं पा रहे थे। मंदिर की तरफ मुड़ने से पहले जो मेन रोड थी, वहां जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस ने सुबह 6 बजे से पहले के सीसीटीवी फुटेज उस मेन रोड पर यानी घटनास्थल से कम 1 किलोमीटर दूर वो फुटेज इकट्ठा किए। दूसरा, मंदिर वाले गांव वाले मंदिर से निकलने का एक शॉर्टकट रास्ता भी था। उस पर भी कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन वो जहां मेन रोड पर मिलता है उस पर जरूर 1-2 सीसीटीवी मिल गए। पुलिस ने सिर्फ कयास लगाने के दृष्टिकोण से एक एक करके सभी सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए। 1-2 करीब 8 या 9 सीसीटीवी फुटेज इस तरह के निकले थे। 2 सीसीटीवी फुटेज में थोड़ी सी असामान्य बात एक समझ में आई। जो सब इंस्पेक्टर और सिपाही उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे, वही सब इंस्पेक्टर और सिपाही होते हैं जिनकी क्राइम पे बड़ी अच्छी पकड़ होती है। आप क्राइम की विवेचना या क्राइम के अनावरण का काम चाहे जितने बड़े अधिकारी को दे दें, लेकिन ग्राउंड पर काम करने वाले 2-4-6 बहुत अच्छे सब इंस्पेक्टर और सिपाही होते हैं जिन्हें क्रिमिनल्स की, क्राइम के टेंडेंसी की, इलाके की, आसपास जो इस तरह के क्राइम हुए हैं उनकी बहुत अच्छी जानकारी होती है। हालांकि अपनी इस जानकारी के लिए बेचारे कभी कभी पनिश भी किए जाते हैं कि साहब इसका फला से संबंध है, फला अपराधी से संबंध है। लेकिन बहरहाल सिपाहियों ने एक चीज नोटिस की कि रात में 3 बजे एक I-10 गाड़ी सामान्य स्पीड से 3-4 गुना स्पीड से भाग रही है। सुनसान सड़क, सुनसान गांव, सुनसान जगह, इतनी तेज भाग रही है। एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा,
फिर दूसरे में भी देखा कि वो उतनी ही तेज से जा रही है। पुलिस का इस तेज रफ्तार गाड़ी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि वही चीज दिखाई दे रही थी ना, उसमें कहीं आदमी दिखाई दे रहे थे, ना उसमें कहीं कोई लोगों का समूह दिखाई दे रहा था, ना झुंड दिखाई दे रहा था। बिल्कुल बाहर का गांव है रिंधाला। वहां से भी करीब 1 किलोमीटर दूर के एक सीसीटीवी में फुटेज में यही गाड़ी उतनी ही स्पीड से जाती हुई दिखाई दी। टाइम देखा गया 11 जून और 12 जून के बीच की रात में 3:44, 1 मिनट आगे और 1 मिनट पीछे के सीसीटीवी कैमरा में ये कार i10 गाड़ी बहुत गजब की स्पीड से चलती हुई पाई गई। यानी कोई एक स्थान पर वो तेज नहीं हुई थी, वो उसकी सामान्य गति थी। देखने वालों को ये लगा कि इसने जरूर कहीं न कहीं एक्सीडेंट किया होगा। बिना बात के इतनी तेज गाड़ी चलाने का मतलब कि या तो ये शराब पिए हुए है, या हड़बड़ाहट में गाड़ी चला रहा है, या इसे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है। देखते देखते वो 3:57 पे, यानी 3:44 पे उसकी एंट्री उस रोड पर होती है, करीबन 2 किलोमीटर पहले घटनास्थल से। और फिर 3:57 पर वो जौती गांव के पास मेन रोड पर लगे हुए सीसीटीवी में फिर वो दिखाई पड़ता है। स्पीड उतनी ही तेज है। जौती गांव वो है जो गांव के भीतर से होकर बाहर निकलने का शॉर्टकट रास्ता है। पुलिस ने उसे और आगे पीछे रख के देखा तो ये डिस्टेंस उस मंदिर से 5 ही मिनट रही होगी। पुलिस को लगा कि घटना भी लगभग इसी समय की है। एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3:40 से और 4 बजे के बीच की घटना है ये, और इसी समय ये गाड़ी आसपास की सड़कों पर इतनी भीषण स्पीड में दिखाई दे रही है। पुलिस के पास आगे बढ़ने को कुछ नहीं था, न उसकी पहचान हो पाई थी, न कोई वस्तु कोई चीज मौके पर छूटी थी। तो पुलिस ने कंसंट्रेट करना शुरू किया। गाड़ी के पेपर्स नहीं थे, गाड़ी पर एक नंबर प्लेट जो पड़ी हुई थी, पुलिस ने उसी से तलाश करनी शुरू की। तो ये पता लगा, अच्छा, पुलिस ने सोचा कि जब कुछ नहीं है तो इसी कार पर मेहनत करो, हो सकता है ये हमें कहीं तक पहुंचा दे। ये भी हो सकता है कि वो किसी का मर्डर देखकर भाग रहा हो तो यही बता देगा कि ये मर्डर कहां हुआ है। क्योंकि मंदिर के पीछे की जगह पर जहां वो लाश फेंकी हुई मिली थी, घटनास्थल पर मुआयने में सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मत था कि ये हत्या कहीं और करके लाश को यहां डाला गया है। तो इसी माइंडसेट से सिपाहियों ने फिर से देखना शुरू किया। सब इंस्पेक्टर सिपाही जो भी टीम के लोग थे, उन्होंने फिर से देखना शुरू किया कि हो सकता है इसने घटना को देख लिया हो, इसलिए हड़बड़ाहट में ये तेजी से भाग रहा है। बहरहाल जब वो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता करते करते वो लोग हरियाणा के खैरपुर बहादुरगढ़ के रहने वाले लोगों से उन्होंने पूछना शुरू किया जहाँ की ये गाड़ी है। मालिक ने बताया कि उसने ये कार बहादुरगढ़ के रहने वाले नीरज को बेच दी थी। पुलिस ढूंढते ढूंढते नीरज के यहां पहुंच गई कि भाई ये कार तुम्हारी
तुम यहाँ झज्जर हरियाणा के रहने वाले, और कार तुम्हारी दिल्ली के गढ़ी रिंधाला के पास 11/12 की रात में क्या कर रही थी और गाड़ी कहाँ पर है? फिर उसको मृतक की फोटो दिखाई गई। मृतक की फोटो देखते ही नीरज के घर में कोहराम मच गया, क्योंकि वो लाश नीरज की ही थी। बातचीत शुरू हुई कि गाड़ी अंतिम बार कौन ले गया था, किसके साथ देखी गई थी। तो ये बताया गया कि नीरज कभी कभी काम के सिलसिले में बाहर जाता था और वो गाड़ी को स्टेशन पर कहीं पार कर देता था। 4-6 दिन बाद आता था तो फिर गाड़ी लेकर वापस आता था और सामान्य रूप से आसपास 100-200 किलोमीटर वो गाड़ी से ही जाता था। हम लोग आसपास के जिलों में, हरियाणा में ही ये ढूंढ रहे थे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, किसी अस्पताल में एडमिट हुआ हो, उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग रहा था। बातचीत करते करते ये पूछा गया कि ये बताइए कि अंतिम बार इसको किसके साथ देखा गया था। घर वालों ने बताया कि इसका बड़ा अच्छा दोस्त था दीपक डबास, उसके यहां बहुत आता जाता था और उस दिन अंतिम बार दीपक डबास के साथ ही ये गाड़ी से निकला था। पुलिस ने फौरन रोहिणी पुलिस ने कंझावाला थाने में जो मुकदमा अपहरण का दर्ज था उसमें हत्या की धारा जोड़ दी। पुलिस घर वालों ने वेट किया था 10 दिन तक, जब कुछ नहीं पता लगा था 8 दिन तक, तो एक अपहरण की एफआईआर थाना कंझावला में दर्ज करा दिया था। जब उसकी मृत्यु की पुष्टि हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, तो उसमें अपहरण के साथ हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई। पुलिस दीपक डबास को ढूंढने लगी कि ये आखिर क्या बला है और इतने दिन तक ये कैसे पुलिस की निगाह से बचा रहा। 21-22 जून को दीपक डबास भी गिरफ्तार हो गए, थाने पर लाए गए, पूछताछ शुरू हुई। दीपक ने बताया कि हम और नीरज दोस्त थे और हम दोनों हर रात हर शाम हम प्याला हम निवाला होते थे। घटना वाले दिन यानी 11 तारीख को हम लोगों ने छक के शराब पी, खाना खाया। इसी बीच में पैसों के लेन देन की बात पर कुछ ऊंची ऊंची आवाज में बात होने लगी। दरअसल दीपक डबास पर नीरज का कुछ पैसा बाकी था और नशे में ही वो उस पैसे की बात करने लगा और पैसे की बात कहते कहते तमाम उल्टी सीधी बातें भी वो डबास से करने लगा। दोनों में हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद दबास ने उसको जमीन पर गिरा दिया, उसका गला दबा दिया और अपने किचन में रखे हुए चाकुओं से उसकी गर्दन भी काट दी। उससे पूछा गया कि तुम वहां तक कैसे पहुंचे और ये गाड़ी तुम इतनी तेज क्यों भगा रहे थे। तो उसने कहा, साहब अब उस समय तो मार दिया, मारने के बाद सारा नशा काफूर हो गया, लाश को खींच के डिग्गी में डाला, उसके बाद हरियाणा में अगर डालता तो पहचान हो जाती, इसको लेकर दिल्ली भागा मैं। और मैंने कहीं इंटरनेट पर यह पढ़ा था
कि गाड़ी की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हो तो कैमरे उसके नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या उसको पढ़ नहीं पाते, या उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसलिए मैं 100 से ऊपर की स्पीड में चल रहा था। जहां कहीं गली कूचा मिलता था, मैं वहां भीतर उसे डाल देता था, क्योंकि मुझे ये भी अंदाज था, या ये भी मेरे दिमाग में भरा हुआ था कि सीसीटीवी कैमरे सड़कों पर जरूर रहते हैं, लेकिन गांव के भीतर लोग नहीं लगवाते हैं, पर्सनल रीजन से या जो भी समझ लें। गाड़ी की तेजी की वजह से मैं ये कहीं देख नहीं पा रहा था कि कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं और कहाँ नहीं लगे हुए हैं। जैसे ही मैं गढ़ी रिंधाला में पहुंचा तो सुनसान में बने इस मंदिर में मैंने अंदाज लगा लिया कि यहां आसपास सीसीटीवी नहीं लगे होंगे। मैंने वहीं पर डिग्गी खोल के लाश को फेंक दिया और फिर उसी गति से अंधाधुंध में भागने लगा। इस डर से धीमा चलूंगा तो सीसीटीवी में मेरे गाड़ी का नंबर रीड हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। और इसी वजह से मैं 100 से 120 के बीच की रफ्तार में, सुनसान सड़क थी, खाली सड़क थी, आदमी नहीं थे, वाहन नहीं थे, मैं तेजी से इसीलिए भाग रहा था। लेकिन काबिले तारीफ है पुलिस का उस दृष्टि से देखना कि सुनसान सड़क पर कोई गाड़ी इतनी असामान्य स्पीड से क्यों चल रही है, और केवल एक दो जगह नहीं, जहां जहां ये दिखाई दे रही है वहां ये असामान्य स्पीड से क्यों चल रही है। आज की घटना देखिए, आज की घटना इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर पुलिस को इंटरेस्ट हो या पुलिस अपने पे आ जाए तो 7 तालों में बंद भी अपराधी भी या पाताल में घुसा हुआ अपराधी भी पुलिस ढूंढ कर ला सकती है। उस पुलिस का इंटरेस्ट था। 4-5 दिन तक पहचान नहीं हो पाई तो साहब सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए कि चलो भाई वहां गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, आसपास कहीं से तो घुसा होगा। जो 5-6 रास्ते उसमें आने जाने के हैं, वो जिन मेन रोड्स पे मिलते हैं, वहां की फुटेज स्टडी की जाए। वहां की फुटेज स्टडी की गई तो लगातार 3 कैमरों में, 4 कैमरों में एक ही स्पीड से भागती हुई ये गाड़ी समझ में आई। ये पुलिस का इंटरेस्ट था, वरना ये कह देते साहब इतनी रात में आदमी तो कोई दिख नहीं रहा है, मोटरसाइकिल भी कोई नहीं है, गाड़ी है, जल्दी में भाग रहा होगा, सुबह स्टेशन पहुंचना होगा, कहां चक्कर में पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट था और अपने पर आ गई पुलिस, तो एक बुरी तरह से ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने उसका अनावरण कर दिया। और अगर इंटरेस्ट नहीं है, कारण 100 हो सकते हैं पुलिस के इंटरेस्ट न लेने के या न होने के, तो अपराधी 10-10 पुलिस वालों के सामने से निकल जाएगा, पुलिस की निगाह तक नहीं पड़ेगी, जानबूझकर भी या अनजाने में भी। मैंने आपको एक एपिसोड में, शायद 541 है, ये बताया था कि गाजियाबाद में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई। बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस क्लूलेस थी। घर के सारे आदमियों की हत्या हो गई, क्या बच्चे, क्या बच्चियां, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, सबको मार दिया। पुलिस को तमाम बार क्राइम सीन को रिविजिट करते समय सिगरेट का एक टुकड़ा छत पर पड़ा मिला।
पहली विजिट में तो कोई चीज़ ऐसी मिल गई जो अच्छी लीड हो सकती थी, पहुंच गया आदमी पकड़ लिया गया। पहली विजिट में कुछ नहीं मिला, फिर दूसरी विजिट में छोटी छोटी चीजें देखी जाने लगी, फिर भी कुछ नहीं मिला तो फिर और छोटी चीजों पे दिमाग जाने लगा कि कहीं बाल के टुकड़े मिल जाएं, कहीं पैर के निशान मिल जाएं, कहीं जूते का प्रिंट मिल जाए। इसीलिए पुलिस कई कई दिन तक ऐसे उलझे हुए या उलझाऊ केसेस में कई कई दिन तक घटनास्थल को सील करके रखती है। और वहां चूंकि सारे ही खत्म हो गए थे तो कुछ पोर्शन को सील कर दिया गया था और 10-12 दिन तक पुलिस उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए विवेचना और उसकी देखभाल लगातार करती रही। तो वो एक सिगरेट का टुकड़ा मिला। सिगरेट के टुकड़े पर थूक या लार के स्मीयर से उसको खुरच के निकाला गया, उससे डीएनए प्रोफाइलिंग की गई और जिन जिन पर शक था, शुबहा था, पुलिस को जिन जिन पर शक हो रहा था, उन सब से मिलान कराया गया और उसके एक पुराने ड्राइवर से डीएनए मैच कर गया। 9 साल तक ट्रायल हुआ और अकेले इसी एविडेंस के दम पर 1 अगस्त 2022 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गाजियाबाद ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुना दी। कहने को तो ये पुलिस तो हर छोटी चीज को भी एविडेंस मान के चलती है, लेकिन जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है, कोई सारोकार नहीं है, कभी साप्ता नहीं पड़ा, कभी उसने राब्ता नहीं बनाया या पुलिस के सामने रूपोश हो गए, उनके लिए तो लगता है ये पुलिस इससे कैसे पहुंचेगी। उसके लिए तो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा हथियार मिल जाए, कोई बड़ी चाकू मिल जाए, कोई कि साहब चाकू छूट गया है, फिंगरप्रिंट से पता लग जाएगा। लेकिन सिगरेट के इस टुकड़े ने अपराधी को फांसी के फंदे पर तक पहुंचा दिया। कब लटकाया जाएगा ये तो समय बताएगा। एक दूसरी घटना मैंने एपिसोड 114 में बताई थी। रायबरेली में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी। एक बाप अपनी रोटी और थोड़ा नमक एक पोटली में बांधकर मेरे ऑफिस के चक्कर लगाता हुआ कई दिन बाद मुझे दिख गया। मैंने पूछा, उसने कहा साहब बहुत दिन से मेरा बेटा गायब है, मिल नहीं रहा है। कोशिश की गई, ढूंढवाया गया तो पता यूं लगा कि जिस तखत पर वो बाप सोता था उसके बेटे की लाश उसी तखत के नीचे गड़ी हुई थी। खुदवाया गया, लाश पूरी तरह से कंकाल हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था उसमें, बस गर्दन में एक दुपट्टा था। चूंकि दुपट्टा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट है, पॉलिएस्टर थ्रेड्स का बना हुआ होता है, इसलिए वो नहीं गला। वो एज सच उस कंकाल के गर्दन पर फंसा हुआ था। कारण ये था कि जब उसको गाड़ा गया था तो उसके ऊपर कई बोरे नमक डाल दिए गए थे और तब फिर उसको भर के समतल किया गया था। समतल करने के ऊपर उसे गोबर से उसकी लिपाई कर दी गई थी ताकि ये न पता लगे कि ये यहाँ गड्ढा किया गया है ताजा। और बाप इस बात से अनजान कि उसी के बिस्तर के नीचे उसके बेटे का शव दबा हुआ है। महीनों महीनों वो चक्कर काटता रहा। बाद में उसकी पत्नी का प्रेमी और पत्नी गिरफ्तार किए। गिरफ्तार करके मैंने जेल भेजा। कहने का आशय ये कि बहुत स्मॉल पीस ऑफ एविडेंस था। ऐसे बहुत से क्राइम हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी वस्तुओं से या छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी घटनाओं का अनावरण हुआ है। मैं एपिसोड तो याद नहीं है जिसमें एक बटन से पुलिस अपराधियों तक पहुंची थी।
शर्ट के एक बटन से, जो आपसी गुत्थम गुत्था में टूट कर गिर गया था। आज की घटना ने तो पुलिस ने बिल्कुल असली वाला दिमाग लगाया। बाकी चीज़ों में जैसे दिमाग लगाते हैं, आज की घटना में उन्होंने क्राइम को खोलने में वैसा दिमाग लगा दिया। और ये बात उनको क्लिक कर गई कि ये गाड़ी इतनी तेज क्यों भाग रही है, कुछ न कुछ तो है इसमें। और गाड़ी की उसी तेजी ने मृतक की पहचान करवा दी, मुलजिम तक पहुंचा दिया। वरना मृतक के घर वालों ने गुमशुदगी लिखवा ही दी थी, अपहरण का मुकदमा दर्ज करा ही दिया था। अपनी तरह से वो भी ढूंढ रहे थे और अपराधी ने बहुत सफाई से दूसरे राज्य के एक गांव में ले जाकर फेंक दिया था। कुल कहने का आशय ये कि कोई भी एविडेंस छोटा या बड़ा नहीं होता। एविडेंस हमेशा एविडेंस होता है। बहुत छोटा हो तब भी, बहुत बड़ा हो तब भी। और छोटे से छोटा एविडेंस अगर क्लिक कर गया तो वो अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए, यानी कैपिटल पनिशमेंट दिलाने के लिए पर्याप्त होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।